हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश नोट्स। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द कास्प समरी इन हिंदी। कहानी एक बादल वातावरण के विवरण के साथ खुलती है। चंदनगर में एक बंद कमरे में पति शरद बैठे हैं और किरण पति पत्नी से कुछ दिन और रुकने का आग्रह करता है ताकि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि किरण बीमार पड़ गई थी। इससे किरण के सभी दोस्त और रिश्तेदार बहुत चिंतित हो गए थे और गांव के बुद्धिमानों की चुटकी लेने वाली टिप्पणियों के बावजूद उन्होंने यह सोच लिया कि उनके प्रिय का जीवन उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने किरण को चंद्रगोड़ ले जाने का फैसला किया जिससे वह पूरी तरह ठीक हो सके। किरण को समाज का शौक था और नदी किनारे के गांव का अकेलापन उसे कतई शोभा नहीं देता था। वह पूरे दिन दवा और डाइटिंग में व्यस्त रहने से भी नफरत करती थी। अचानक शरद ने जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी और दरवाजे खोलने पर पता चला कि तूफान में एक नाव खराब हो गई है और नाव में सवार लोगों में से एक बगीचे में तैरने में सफल हो गया है। उस ब्राह्मण बालक का नाम नीलकंठ था जो बाग में तैरने के समक्ष था। उस ब्राह्मण बालक का नाम नीलकंठ था जो बाग में तैरने में समक्ष था। वह एक नाट्य मंडली से ताल्लुक रखते थे। किरण ने उसमें गहरी दिलचस्पी ली। शरद ने सोचा कि इस समय वह लड़के की उपस्थिति एक अच्छी बात है क्योंकि उससे उसकी पत्नी को उसका मनोरंजन करने के लिए कुछ मिलेगा और उसे अधिक समय तक रहने के लिए राजी किया जा सकता है। नीलकंठ भी अपने स्वामी और परलोक से अपने दोहरे पलायन पर प्रसन्न था, लेकिन कुछ ही देर में शरद और उसकी माँ ने अपना मत बदल दिया और नीलकंठ के जाने की लालसा कर दी। किरण के प्रति उदार रवैये के कारण लड़का बिगड़ गया था। उसने लड़के को बागा बना दिया। शरद अक्सर उसे चेतावनी देता था लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती थी। अपने मध्यम भोजन के बाद किरण चारपाई पर बैठ जाती और नीलकंठ को उपयुक्त भाव भंगिमा और गीत के साथ अपने प्रदर्शनों के अंशों को सुनाने के लिए कहती। नीलकंठ को अक्सर शरद के रूप में मारपीट मिलती थी और बदले में नीलकंठ को यह विश्वास हो गया था कि जिस प्रकार पृथ्वी भूमि और जल से बनी है उसी प्रकार मानव जीवन खाने और मारपीट से बना है। नीलकंठा के आने के बाद शरद का छोटा भाई सतीश उसके साथ छुट्टियां बिताने आया था। किरण को एक नए रहने वाले को पाकर बहुत खुशी हुई। सतीश और किरण एक ही उम्र के थे और खेल और झगड़ों, हंसी और यहाँ तक कि आंसू में भी समय सुखद बीतता था। इस बीच नीलकंठ अचानक एक कटुता से भर गया जिसका उसे किसी न किसी से बदला लेना होगा। उसने अपने पालतू जानवर को लात मारी और बिना किसी गलती के लड़के के अनुयायियों के अपने समर्पित बैंड की पिटाई की। नीलकंठ ने किरण की उपस्थिति में भोजन किया। सतीश के आने के बाद उसके पास बहुत कम खाली समय था और वह कभी कभार ही मौजूद होती थी। जब नीलकंठ का भोजन परोसा जाता था किरण की गैर मौजूदगी में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वह बिना कुछ खाए ही उठ जाता और घुटन भरी आवाज में कहता, मुझे भूख नहीं है। तब वह अपने कमरे में दिया बुझाता और अंधेरे में अपने बिस्तर पर अपने सिर को तकिए दबाते हुए तब तक फेंक देता जब तक कि माँ सो अपने कोमल दुलार से उसे घायल हृदय को शांत नहीं कर देती। नीलकंठ को दृढ़ विश्वास था कि सतीश किरण के दिमाग में उसके खिलाफ जहर घोल रहा है, इसलिए वह अगले पुनर्जन्म में सतीश बनना चाहता था। अंत में उसके अपने मूल स्थान पर लौटने का समय आ गया। हर कोई सामान समेटने में लगा हुआ था लेकिन नीलकंठ से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। किरण ने उसे अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन शरद और उसकी माँ ने इस पर इतनी कड़ी आपत्ति जताई थी कि उसने बात को टाल दिया। उनके शुरू होने के कुछ दिन पहले उसने लड़के को भेजा और उसे अपने गृह नगर वापस जाने की सलाह दी। किरण और नीलकांत दोनों भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। हालांकि शरद और सतीश ने कहा कि लड़के के आंसू मगरमच्छ के आंसू ही थे। फिर शुरू होने से एक दिन पहले स्याही स्टैंड गायब था। सतीश और शरद का मानना था कि नीलकांता ने इसे चुराया था लेकिन किरण ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने सतीश के इस विचार को भी स्वीकार नहीं किया कि उसके कमरे और बक्से की तलाशी ली जानी चाहिए। किरण को कपड़ों के 2 नए सूट और एक जोड़ी जूते मिले और एक नोट के साथ वह शाम को चुपचाप नीलकंठ के कमरे में चली गई। उसने बक्सा खोला और उससे आश्चर्य हुआ कि उसने अन्य चीजों के साथ साथ
लापता स्याही स्टैंड भी पाया। इस बीच किरण को बिना जाने ही नीलकंठ कमरे में दाखिल हो गया। वह किरण से कहना चाहता था कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन सब कुछ द्वेष से किया गया है। किरण ने एक गहरी आंख भरकर डिब्बे में स्याही का स्टैंड बदल दिया और अपने सारे उपहार भी ऊपर रख दिए। अगले दिन लड़का उन्हें छोड़कर चला गया। अब शरद चाहता था कि उसके बक्सा की तलाशी ली जाए, लेकिन किरण ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने अपने कमरे में बक्सा लिया। स्याही का केवल निकांता का मोंगरेल नदी के किनारे घूम रहा था। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन for new video notification. For more English literature notes, please visit our website easyEnglishNotes.com. Thanks for watching. Bye bye.